वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्लास नंबर 33, जिसमें आज आपको करवाएंगे रिवीजन बैच 2.0। एमसीआरई के साथ साथ हेल्पफुल रहती है क्लासेस हमारी एनआईटी आईआईटी या ऐसे एग्जामिनेशन जहाँ पर सीसीएस रूल्स, सर्विस रेगुलेशंस, फंडामेंटल रूल, सप्लीमेंट्री रूल से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली बैच 2.0 के अंदर आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं 33, और अभी टाइम एग्जाम में काफ़ी कम रह गया है, जिसके पर्पज से रिवीजन क्लासेस हैं हम आपको कंटिन्यूसली करा रहे हैं। साथ के साथ और जो क्लासेस हैं उनके मॉक्स हमारे मेंबरशिप चैनल पर अवेलेबल है। तो आज हमने ट्रैवलिंग अलाउंस का आपके साथ में शेयर नहीं, फंडामेंटल रूल का शायद पार्ट 2 था। फंडामेंटल रूल के करीब करीब मोर देन 90 क्वेश्चंस के एमसीक्यू हमने आपके साथ शेयर किए। तो टोटल अभी तक फंडामेंटल रूल, सप्लीमेंट्री रूल के अराउंड 190 प्लस एमसीक्यूज हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जो डेफिनेटली आपके काम आएंगे पेपर्स में। तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्लास की पीडीएफ आप सबको पता है कहाँ पर अवेलेबल होती है, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होती है, और उसको ज्वाइन करने के लिए mannatofficial14@gmail.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या हमारे कंसर्न्ड टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी हमें कमेंट करके आप पता कर सकते हैं कि किस तरह से आप प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम चैनल को कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आपका रिवीजन सेशन। तो रिवीजन सेशन में पहला क्वेश्चन क्या है, सर्विस बुक इज टू बी शोन टू द कंसर्न्ड एम्प्लॉई इन। इसमें यह लिखा है जो आपकी सर्विस बुक है वो जिस एम्प्लॉय की सर्विस बुक है उसको दिखाते कब है। तो पहला ऑप्शन है हर साल दिखाया जाता है, 6 महीने में एक बार दिखाया जाता है, हर महीने दिखाया जाता है, या नहीं, इनमें से कोई भी। तो अब आपने देखना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखो, आज की जो क्लास है अगर इसको आप हमारे साथ कंटिन्यू करते हो तो थोड़ा सा करीब करीब 30 सेकंड्स का टाइम हम आपको भी दिया करेंगे, ताकि आप खुद से जज कर पाओ कि आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, फिर फाइनली आंसर हम आपके साथ शेयर कर देंगे इसी क्लास के अंदर। ठीक है, चलो बताओ क्या होता है। सर्विस बुक इज टू बी शोन टू द कंसर्न एम्प्लॉई इन, हर साल दिखाई जाती है, हर 6 महीने में दिखाई जाती है, हर मंथ दिखाई जाती है, या इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, हर साल तो नहीं दिखाई जाती। क्या होता है, 1 मिनट। तो देखो क्या होता है, हर साल तो नहीं दिखाई जाती, हर महीने भी नहीं दिखाई जाती। अब है बी या सी में से, तो कौन सा ठीक होगा? इसका आंसर राइट बी है। हर 6 महीने में एम्प्लॉय को उसकी सर्विस बुक दिखाने का रूल बनता है, चाहे कोई दिखाए या ना दिखाए, बट एवरी 6 मंथ में आप अपने सर्विस के जितनी भी डिटेल्स हैं अपनी सर्विस बुक में आप चेकआउट कर सकते हो। क्लियर हो गया है? तो क्या है इसमें आंसर आपका? एवरी 6 मंथ्स आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपार ऑफ एन ऑफिसर ऑन डेपुटेशन शॉन बी रिटर्न एंड मेंटेन्ड। अपार होती है किसी ऑफिसर की जो डेपुटेशन पे है, वो किसके द्वारा लिखाई जानी चाहिए और कौन उसको मेंटेन करेगा? एक तो है आपका सीवीसी, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्या होता है सीवीसी? सीवीसी होता है आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। या तो ये सीवीसी है, ये इसको मेंटेन करेगा भाई। अपार की भी बात करेंगे हम, फुल फॉर्म आपको बताएंगे। ठीक है, अपार क्या होती है ये बताया हुआ है आपको, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट साल के अंदर एक बार भरी जाती है हर एम्प्लॉय की। तो डेपुटेशन पे जो एम्प्लॉय है उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि भाई उनकी कौन भरेगा डेपुटेशन पे जो है, क्या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भरेगा, या उसका पेरेंट डिपार्टमेंट भरेगा जहां से वो डेपुटेशन पे गया है, या वो डिपार्टमेंट जहां पर वो डेपुटेशन पे गए हैं दैट इज बोरोइंग डिपार्टमेंट, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो,
पेरेंट डिपार्टमेंट, बोरोइंग डिपार्टमेंट एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। मान लो आप आईआईटी दिल्ली से आईआईटी दिल्ली टू एम्स चले गए, ठीक है, आईआईटी दिल्ली टू एम्स दिल्ली चले गए, तो ये आपका था पेरेंट डिपार्टमेंट जहां पे आप पहले काम करते थे। ये है आपका डेप्यूटेड डिपार्टमेंट, दैट इज बोरोइंग डिपार्टमेंट, जिसने आपको कुछ टाइम के लिए उधार लिया हुआ है, एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं। तो बताओ भाई कौन भरेगा उनका अपार। 30 सेकंड का आपका टाइम है, फिर हम आपको आंसर बताएंगे। चलो, देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो एनी ऑफ द अबव इनमें से हो नहीं सकता, क्योंकि जब ए नहीं है तो डी भी नहीं है। अब बी और सी में से आंसर है, तो बी और सी में से आंसर है, तो इसका आंसर होगा दैट पेरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर कोई ऑफिसर डेपुटेशन पे है, मेंटेन तो वो ही करेगा, है ना। बट इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को डाउट है, क्लैरिफिकेशन है, तो प्लीज कमेंट करके हमें बता दें, क्योंकि शायद किसी बच्चे को लगेगा कि बोरिंग डिपार्टमेंट भरता होगा, किसी को लगेगा पेरेंट डिपार्टमेंट भरता होगा। तो इस बात पे डिस्कशन के लिए वी आर रेडी, जब भी आप भेजोगे हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो, परमिशन ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट में बी विदहेल्ड। आपने परमिशन ली है कि भाई मैं अपनी मर्जी से रिटायर होना चाहता हूं, उसको भी रोका जा सकता है इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज अंडर सस्पेंशन। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट इज अंडर सस्पेंशन, देखो कल हमने आपको सीसीएस सीसीए का क्वेश्चन जब करवाया तो रूल नंबर 10 के अंदर आता है आपका सस्पेंशन, किसमें, सीसीएस सीसीए 1965, किसमें आता है, रूल नंबर 10 में। या फिर चार्जशीटेड हो जाता है वो, या फिर प्रोसिक्यूटेड हो जाता है फॉर ग्रेव मिसकंडक्ट। ग्रेव होता है बहुत बड़ा, अगर किसी ने मिसकंडक्ट किया है, उसके आचरण का जो तरीका है, काम है, ठीक है। मिसकंडक्ट समझते हो ना, मिसकंडक्ट किसी भी तरह से हो सकता है, इनसबॉर्डिनेशन भी हो सकता है, सुपीरियर से कुछ गाली गलौज हो सकता है, वट मिसकंडक्ट मतलब मिसकंडक्ट। तो बताओ भाई, ऑप्शन आपके सामने है FR56J, FR56K, FR56K एंड M, नन ऑफ द अबव। बताओ, ये होता है कंपल्सरी रिटायरमेंट के बारे में, कंपल्सरी रिटायरमेंट। अब आपने कमेंट ये करना है कंपल्सरी रिटायरमेंट आपका मेजर पेनल्टी में आता है या माइनर में, ठीक है। तैयारी अच्छी हो जाएगी, नहीं पता है देख के बता देना, लेकिन काम आ जाएगा आपके, ठीक है। तो ये क्या करना है, आपने कमेंट करके बताना है, कमेंट करो भाई इसको, क्लियर। चलो, तो बताओ भाई 56K में है, K एंड M में है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखो जब ऊपर वाला तो रहा नहीं, ऊपर वाला तो रहा नहीं, तो इसमें नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, हो भी सकता है अगर इनमें से कोई ना हो तो। पर हम फिर आपको थोड़ा सा जज करके यही बताते हैं कि इन दोनों में से आंसर है, बी में से या सी में से। चलो बताओ क्या आंसर। तो आपका टाइम पूरा हुआ, अगर आपको पता होगा तो डेफिनेटली आपने आंसर दिया होगा, तो इसका आंसर बच्चों आपका सी है। 56K और M दोनों के अंदर है सस्पेंशन और चार्जशीटेड या बीइंग प्रोसिक्यूटेड ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट। तो आप चेक कर लेना 56K फंडामेंटल रूल क्या बोलता है और 56M क्या बोलता है, ठीक है। फिर हमें जस्टिफाई करना, ऐसे ही आपकी प्रिपरेशन बेटर होगी। चलो, आंसर पता लग गया। तो आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है आपका सी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट हुज डेट ऑफ बर्थ इज 1 जुलाई शैल रिटायर ऑन सुपरएनुएशन ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई को आता है, नोट करना, आप भी हो सकते हो ऐसे एम्प्लॉय जिनका पहले 1 को आता हो किसी मंथ में, वो कब रिटायर होंगे, लास्ट डे पे रिटायर होंगे उस महीने के। तो जुलाई के, जून के, अगस्त के, या डिपेंड अपॉन पेरेंट डिपार्टमेंट, मे बी इन जून और जुलाई। बताओ जून में होंगे या जुलाई में होंगे। अब जिन बच्चों को शायद आइडिया होगा कि जिस महीने आपका बर्थडे होता है उसी महीने आपकी रिटायरमेंट होती है, तो उसके हिसाब से आंसर आएगा ये, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन ये होगा गलत। अब ये गलत होगा तो सही क्या होगा, अब आप बताओ। जुलाई तो हमने कट कर दिया, अब आपके पास BCD में से ऑप्शन है, तो पेरेंट डिपार्टमेंट वाली तो कोई बात ही नहीं हो रही इसमें, जून और जुलाई से हो ही नहीं सकता कि किसी में भी कर दें। जून और अगस्त में से आएगा, बताओ क्या आएगा। 1 जुलाई को है तो या तो 31 जुलाई को होना चाहिए था भाई रिटायरमेंट, जुलाई तो है नहीं,
तो इसका मतलब 1 महीने पहले हो जाएगा। कब हो जाएगा? जून में। ये 1 महीने पहले नहीं है, ये 1 दिन पहले। नहीं, महीने ही हो गया वैसे तो, है ना, मंथ ही हो जाएगा भाई। अगर ये इनका 2 जुलाई होता तो जुलाई में रिटायरमेंट होती, तो 1 मंथ पहले हो जाएगा। तो ये रूल है। अब एग्जाम्पल समझना, ये समझो ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, इनका डेट ऑफ बर्थ है, अब मानना 1 फरवरी, ठीक है, और फरवरी है आपकी 28 डेज की। तो जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है इनकी, डेट ऑफ रिटायरमेंट, अब ये 1 फरवरी को बर्थडे है, 28 फरवरी को रिटायर नहीं होने वाले, उससे पहले महीने, दैट इज 31 जैन आफ्टरनून, क्योंकि रिटायरमेंट का जो डे होता है वो आफ्टरनून में ही होता है। तो याद रखना, बर्थडे अगर 1 को है, अगर मान लो 2 को होता, एग्जाम्पल सोच के चलो, अब अगर डेट ऑफ बर्थ किसी की 2 मई है, तो क्या होगा? तो मई में ही होगी रिटायरमेंट, फिर तो 31 मई को होने वाली है उनकी रिटायरमेंट। 1 वाले में पंगा है बस, जिसका 1 को है उसकी रिटायरमेंट पहले महीने की लास्ट तारीख, उससे पहले महीने, जुलाई है तो जून के पहले लास्ट में। अब मान लो अगस्त में है बर्थ, 1 अगस्त का, तो जुलाई में हो जाएगा, ठीक है, यानी पिछले महीने ही रिटायर हो जाता है। अगले वाले पे चलते हैं। अलाउंसेस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू कंपनसेट द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इज कॉल्ड। अब आपने ये बताना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको बढ़ते हुए दामों को कंपनसेट करने के लिए कौन सा अलाउंस दिया जाता है? कम पढ़ने वाले बच्चे देंगे कंपनसेटरी अलाउंस, आंसर, ठीक है, बट उनका सही भी हो सकता है। बोनस तो बिल्कुल नहीं होगा, एचआरए तो आपको हाउस के लिए दिया जाता है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से होगा, या तो ए होगा या होगा डी, ठीक है। तो हमने तो ये क्वेश्चंस अलाउंसेस वाले एमसीक्यूज में आपको मॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, बताओ डीएनएस अलाउंस आएगा या कंपनसेटरी अलाउंस आएगा? चलो आपने सोच लिया होगा बच्चों, कंपनसेटरी तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो जो भी बच्चा सोच रहा हो कि कंपनसेट लिखा है इस वजह से कंपनसेटरी आएगा, तो डेफिनेटली नॉट, ठीक है। पैसे, यही तो होता है महंगाई भत्ता, इसका मतलब ही तो लिखा है महंगाई। अब ये अंकी बिनती शायद यहाँ आएगी, महंगाई भत्ता क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि पैसे जो रेट जो बढ़ रहे हैं सामान के, उसको कंपनसेट करने के लिए होता है महंगाई भत्ता, दैट इज डीआरएस अलाउंस। चलो अभी डीए कितना है वो कमेंट करके बताओ। 1/1/2024, अब जुलाई से तो पेंडिंग है, सॉरी 2025। अब है ये आपका 55%, कितना है? 55%। अब 1 जुलाई 2025, अगस्त चल रहा है, से ये ड्यू है, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये बाद की बात है। तो डीएनएस अलाउंस का लेटेस्ट डेट आपको बता दिया 55%। 50 कब हो गया था? ये आपका 50 हो गया था 1/1/2024 को, ठीक है, 1/1/2024 को आपका 50% हो गया। चलो जी, रेट ऑफ एनपीए, तो एनपीए की फुल फॉर्म आपके माइंड में सबसे पहले आनी चाहिए। तो एनपीए होता है आपका नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस। क्या होता है? नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस। तो देखो जी, ये होता तो है 20%, किसी भी चीज का होगा तो ये 20%। तो 10-10 वाले तो आप कर दो कट, ये भी कट, ये भी कट। अब 20% ऑफ द बेसिक पे या 20% ऑफ द बेसिक पे प्लस डी, बताओ इनमें से क्या होगा? आप हर बार ये सोचोगे कि सर ने जितने भी ऑप्शन बनाए हैं वो बी और सी में से ही बनाए हैं, तो ऐसा नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट बने हैं अपने आप, तो ऐसा ही कुछ हो गया कि वो इस तरह से मैच कर रहे हैं। चलो तो देखो, 20% ऑफ द बेसिक पे राइट आंसर है। इसका मतलब डीए वाला नहीं जोड़ेगा, तो बस कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन डाला था प्लस डी, ठीक है, बट राइट आंसर विल बी बी। तो आंसर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। बस कंफ्यूज मत होना इसी तरह से जैसे अब हुए पेपर में। ट्रैवलिंग अलाउंस इज ग्रांटेड टू कंपेंसेट द कॉस्ट इनकर्ड ऑन। अब ये ट्रैवलिंग अलाउंस के क्वेश्चंस हैं, करीब करीब हमने जो बनाए हैं, हमारे पास 60 to 70 के आसपास एमसीक्यूज हैं। वो बहुत जल्द यानी कि कल ही आपको प्रोवाइड कराएंगे हम, ठीक है।
कल प्रोवाइड कराएंगे। आज आपने हमने शायद फंडामेंटल रूल्स प्रोवाइड कराया था या टीए प्रोवाइड कराया था आपको? लेट अस चेक, एक बार देख लेते हैं। तो ग्रुप वाले बच्चों को आज हमने प्रोवाइड अलाउंसेस, ये तो अलाउंसेस प्रोवाइड करवाया था हमने, नहीं मॉक मॉक 13 है। एंड मॉक 13 में क्या था आपका, एक बार चेक कर लेते हैं। बच्चों ये फंडामेंटल रूल वाला ही करवाया था जो हमने अभी आपको बताया था ना आज, फंडामेंटल रूल्स का ही मॉक करवाया था। तो टोटल मॉक 13, 13 मॉक है। 13 मॉक में ऐसे भी मॉक हैं जिसमें 10 क्वेश्चन का भी है, 20 वाले भी हैं, 50 वाले भी हैं, 100 अरे करीब करीब 100 वाले भी हैं। तो 13 मॉक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? ट्रैवलिंग ऑन लोकल जर्नी, ट्रैवलिंग ऑन ऑफिशियल टूर, ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सनल इफेक्ट ऑन ट्रांसफर, कम्यूटिंग बिटवीन रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। टीए मॉक के अंदर हमने करवाया हुआ है आपको, टीए किस पर मिलता है ये आपने बताना है। बताओ टीए किस पर मिलता है? टीए हमेशा आपको ड्यूटी तक जाने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके रेजिडेंस से ड्यूटी के बीच में, रेजिडेंस से ड्यूटी के बीच में कम्यूट करने के लिए ही दिया जाता है टीए। टीए की अलग अलग रेट हैं, हमने आपको बताई हुई है लेवल वाइज। ठीक है, अब उस टेबल को याद करने के लिए टीए वाली क्लास के अंदर जाओ और पूरा का पूरा रिवाइज करो। चलो, क्लियर हो गया आपको या नहीं हुआ? हो गया होगा होपफुली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/24 द रेट ऑफ स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर टू वीमेन विद डिसेबिलिटी हैव एनहांस्ड टू रुपीज। पहले जो था नहीं था पता नहीं, हमें 1/1/24 से कितना हो गया आपने ये बताना है। स्पेशल अलाउंसेज है, दिया जाता है उन वुमेन्स को जो डिसेबल है, ठीक है, उनको चाइल्ड केयर के लिए दिया जाता है। और आपको पता है शायद कितने दिन तक दिया जाता है? 2 साल तक ही दिया जाता है ना, 2 ईयर्स तक दिया जाता है। ये कितने रुपीज मंथली और दिया जाता है? 4,000, 4500, 3500, 3750। तो बच्चों 3500 रुपीज मंथली है जो आपको ये ग्रांट किया जाता है। ठीक है, स्पेशल अलाउंसेस फॉर चाइल्ड केयर टू विमेन विद डिसेबिलिटी। तो ये कोई सा भी ऑप्शन इसका नहीं होगा, आंसर इसका सी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपको समझाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एलिजिबल टू अवेल एलटीसी इफ ही हैज कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। तो सीधी सी बात है भाई, 1 साल तो पूरा होना चाहिए तभी आपको एलटीसी मिलेगा। तो 1 ईयर्स की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, लेकिन कब होनी चाहिए? अब जिस बच्चे ने क्लास पे ध्यान दिया होगा वो तो जवाब दे देगा। जब उसकी जर्नी पूरी हो जाए उस दिन साल होना चाहिए, या डेट ऑफ आउटवर्ड जर्नी जब वो जाए उस दिन पूरा होना चाहिए, या जिस दिन वो एलटीसी का फॉर्म भर रहा है उस दिन पूरा होना चाहिए। तो ये तो कोई बात हुई नहीं कंटिन्यूस सर्विस की। ठीक है, आने वाली बात बनी नहीं कंप्लीट करने की, ये होगा नहीं, तो इसके अंदर ये होगा यानी कि बी, डेट ऑफ आउटवर्ड जर्नी। जिस दिन आप जा रहे हो ना, मान लो आप 5 सितंबर को जाते हो और 5 सितंबर को ही 1 साल पूरा हुआ तो ले सकते हो। अगर 4 को जाने लगे और 4 को 1 साल पूरा नहीं हुआ तो एलटीसी नहीं मिलेगा। तो मिनिमम 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस कंप्लीट सर्विस आपको चाहिए होती है जिस दिन आप जाते हो। उससे ऊपर हो जाए नो डाउट, बट उससे कम नहीं होनी चाहिए। होम टाउन एलटीसी बताओ भाई कब अलाउड होता है? अच्छा क्वेश्चन है, एलटीसी अभी लेटेस्ट पढ़ाया है आपको। वंस इन अ ईयर, वंस इन अ ब्लॉक ऑफ 2 कैलेंडर ईयर, वंस इन अ ब्लॉक ऑफ 2 फाइनेंशियल ईयर, ट्वाइस इन अ ब्लॉक ऑफ 2 ईयर। अब देखो, साल में एक बार ये तो है नहीं, न्यू ज्वाइनी के लिए होता है भाई, न्यू ज्वाइनी को तो मिलता है 4 साल तक, 8 साल तक। कभी एलटीसी होम टाउन, कभी ऑल इंडिया। बट इसमें क्या है, ट्वाइस इन अ ब्लॉक ऑफ 2 ईयर 2 बार भी नहीं मिलता, जब एक बार नहीं मिल रहा तो 1 साल में। अब इन दोनों में से हुई, अब देखो फिर ये ऑप्शन वैसे ही मैच कर गए जैसे हमने आपको बताया था कि बी और सी में से चूज करना है। तो बताओ भाई बी और सी में से चूज करके, वंस इन अ ब्लॉक ऑफ 2, बस डिफरेंस इसमें कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर का है। तो देखो याद रख लेना इस चीज को, बिल्कुल गांठ बांध लेना। क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि एल टी सी फाइनेंशियल ईयर का कोई लेना देना नहीं होता। जो ये ब्लॉक चलता है
वो ब्लॉक कैलेंडर मंथ होता है, कैलेंडर ईयर होता है। तो इसका आंसर होगा बी। कैसे समझाएं आपको ये ऐसे समझाते हैं, अभी चल रहा है 2022 से 2025 वाला ब्लॉक ईयर, बताया था क्लास में आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2022 के जनवरी से लेके और 2025 के दिसंबर तक अगर आपका एलटीसी बनता है तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं लिया है तो। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिसंबर तक साल पूरा होता है ना, उसको कैलेंडर मंथ बोलते हैं, कैलेंडर ईयर बोलते हैं। और फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है ये भी बताया हुआ है, अप्रैल से शुरू होता है 1 से और 31 मार्च को खत्म होता है। तो ये नहीं होता है ऐसे, ये कैलेंडर ही होता है। इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन बनाए, और हमेशा कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन हमने पास पास बनाए, इसलिए बी और सी में अटक जाते हैं हर बार। ठीक है। तो वंस इन अ ब्लॉक ऑफ 2 ईयर्स, अब ब्लॉक 2 ईयर्स के कौन कौन से बने थे, दो लेटेस्ट वाले में देखेंगे, 2022-23 और 2024-25, यही बने ना, दो ब्लॉक बने, एक ब्लॉक ये एक ब्लॉक ये। ठीक है। इसमें एक होम टाउन ले लो, इसमें एक होम टाउन ले लो, बस ये रूल है। और जब ये चारों साल पूरे हो जाए तो एक ऑल इंडिया ले लो। क्लियर। चलो, एज पर रूल 10 ऑफ सीसीएस रिवाइज्ड पे रूल 2016, देयर शैल बी 2 डेट्स फॉर ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट, ये भी बताया हुआ है। साल में 2 बार इंक्रीमेंट मिलता है, एम्प्लॉय को 1 बार मिलता है, 2 बार क्या है, 2 बार देती है सरकार इंक्रीमेंट। कैसे देती है, जिन एम्प्लॉय का 1 जनवरी को बनता है उनको 1 जनवरी को मिलेगा, और जिनको 1 जुलाई को बनता है उनको 1 जुलाई को मिलेगा, इसलिए 2 डेट यही है। तो वो हर साल है, मार्च सितंबर ये तो गलत हो जाएगा, अप्रैल अक्टूबर ये गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपका यही है। ठीक है। 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर इंक्रीमेंट्स मिलते हैं रिवाइज्ड पे रूल 2016 के हिसाब से। और ये रिवाइज्ड पे रूल्स हमने थोड़े से पढ़ाए थे ना आपको आरपी 2016 के बारे में, जो जो आपके लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था रिवाइज्ड पे का। इसी के अंदर आपको फैक्टर भी बताया था हमने, शायद फैक्टर का क्वेश्चन भी है, मुझे लगता है इससे आगे हमने पूछा हुआ है। हाँ, यस। फॉर पे फिक्सेशन ऑफ पे इन द रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय फॉर एग्जिस्टिंग पेज टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए फिटमेंट फैक्टर ऑफ। अगर कोई पुराना एम्प्लॉय है तो बताओ भाई, उसका जो फिटमेंट फैक्टर है, बेसिक तो कम थी पहले 6 सीपीसी में, 7th में बेसिक बढ़ी, तो कितना फिटमेंट फैक्टर लगाया गया उनकी बेसिक को कम फिक्स करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, तो वो था, बताओ आप, ये और ये, फिर इसमें से ही है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो 2.57 और 2.75, तो दैट इज 2.57। कितना था वो, 2.57 था मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो आपका पे फिक्सेशन के टाइम पे सेट हुआ था, जब आपका नया पे रिवाइज हुआ था। ठीक है। चलो, तो देखो, कुछ क्वेश्चंस हमने आपको कराए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिली। इसी तरह से क्वेश्चन आपको डेली हम करवाएंगे। बाकी साथ के साथ कंडीशन ये है, कल से आपको टॉपिक भी बताया करेंगे कि भाई इस टॉपिक पे करवाएंगे, या तो ऐसे कर लो टॉपिक वाइज या मिक्स कर लो, जैसे आप कमेंट करके बताना चाहो उस हिसाब से ही हम आपको अपनी तरफ से प्रिपेयर करा देंगे। ठीक है। क्लियर हो गया। जैसा आपका सजेशन होगा तो सजेस्ट जरूर करके जाना कि किस तरह से आपको ये चाहिए होता है। ठीक है। चलो, अब एक रिजर्वेशन का क्वेश्चन करा देते हैं आपको। रिजर्वेशन का क्वेश्चन क्या है, मान लो कोई SC/ST है, SC/ST है, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, अब वो कर लेता है शादी, ठीक है, शादी कर लेता है, ये अनदर है कोई, बट ये है OBC या ये है जनरल, ठीक है, या ये है EWS, कुछ भी है चाहे ये, लेकिन SC/ST नहीं है। तो क्या शादी करने के बाद ये जो OBC जनरल EWS ये बन सकता है SC/ST? तो ऐसा नहीं होता, नो, ये बात याद रखनी है आपने। कोई भी पर्सन हो, अगर वो SC/ST से शादी कर लेता है तो वो पर्सन SC/ST नहीं बन सकता। ठीक है।
केवल शादी करने से, क्योंकि ऐसे नहीं होता ये। चलो ऐसे ही एक क्वेश्चन ये आता है, कोई मान लो विडो है, विडो। अब विडो क्या है, विडो को नौकरी मिल जाती है कंपैशनेट ग्राउंड पे। कंपैशनेट ग्राउंड क्या होता है, कोई डेथ केस में हुआ या मेडिकल ग्राउंड तो नहीं कहेंगे, डेथ केस का ही होता है कंपैशनेट ग्राउंड। इस डेथ केस के ग्राउंड पे इनको वाइफ को जो है नौकरी मिली किसी के, तो ये विडो हुई कंपैशनेट ग्राउंड पे। अब क्या है, अब ये कर लेती है रीमैरिज, रीमैरिज। तो अब इनकी नौकरी रहेगी या जाएगी, ये बताना है आपने। नौकरी कंटिन्यू रहेगी या नहीं। तो रीमैरिड हो भी जाए तो भी नौकरी कंटिन्यू रहेगी, ये प्रोविजन है। ठीक है, हो गया आपको ये क्लियर? चलो अपार के बारे में क्वेश्चन पूछा था हमने आपसे। तो अपार को जब राइट करते हैं, जो भी लिखता है अपार, तो वो कब कब लिखते हैं? अपार आपकी कब कब लिखी जाती है? तो अपार नाम में ही छिपा है एनुअली, तो भाई ये एनुअली ही लिखी जाती है। कब लिखी जाती है? एनुअली। और कब से कब तक लिखी जाती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसी के दौरान जो टेन्योर है वो इसके अंदर मेंशन होता है। ठीक है, क्या होता है, वही है इनके अंदर जो मेंशन होता है। आपने ये चीज याद रखनी है। चलो अभी तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के जो भी आते जा रहे हैं वैसे वैसे हम पूछते जा रहे हैं आपसे। कल जैसा आप बोलोगे, टॉपिक वाइज बोलोगे, तो हम टॉपिक वाइज आपको करवाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज अगर आप बोलोगे तो टॉपिक वाइज ही हम करवाते जाएंगे। हॉस्टल सब्सिडी हमने आपको कराई थी, हॉस्टल सब्सिडी। बताओ भाई हॉस्टल सब्सिडी का रेट क्या है? तो या तो पूरा का पूरा याद रख लो या मंथली याद रख लो। 1/1/24 से 8,437 रुपये 50 पैसे मिलते हैं। 1/1/24 से, क्योंकि हर एक अलाउंस 25% बढ़ गया था जब डीए आपका पहुंचा 50%। ठीक है, किस पे पहुंचा डीए? डीए पहुंचा आपका 50% पे। तो ये है आपकी हॉस्टल सब्सिडी जो दी जाती है। एग्जैक्टली क्लियर? चलो एक चीज है आपसे, ओपन टेंडर जो पूछी जाती है। ओपन टेंडर, ओपन टेंडर, ओपन जो टेंडर है वो एक तो ओपन टेंडर होता है, ओपन टेंडर इंक्वायरी, ओटीई। क्या होता है? ओटीई। एक ओटीजी होता है, वो ओटीजी वो वाला नहीं है जो फोन से पेन ड्राइव लगा लिए, वो वाला ओटीजी। ये है आपका ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी। ठीक है, तो कल आपने डिसाइड करके बताना है कि टॉपिक वाइज आपको कराएं या मिक्स कराएं। जैसा बोलोगे वैसा कराते जाएंगे। क्वेश्चंस पॉसिबली जो जो आपके लिए हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आप सबको पता है, पीडीएफ केवल उन बच्चों को अवेलेबल होगी जो हमारे प्लस मेंबरशिप में मेंबर है। टेलीग्राम चैनल पर कैसे ज्वाइन करना है, बेसिकली आप विजिट करिए और जाके देख सकते हैं। बाकी क्लासेस जो यूट्यूब पर अवेलेबल है वही प्लस मेंबरशिप पर अवेलेबल है। अलग से वहां पे क्लासेस अवेलेबल नहीं होंगी आपको, लेकिन पीडीएफ्स होंगी, मॉक्स होंगे, नोट्स होंगे, जो जो पॉसिबिलिटी है वो सब आपको मिल जाएगा वहां पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, सी यू सून।